नमस्कार। आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। फायदे के फंड के इस एपिसोड में आप सबका बहुत स्वागत है। आज आपके पोर्टफोलियो से के साथ साथ आपके आने वाले समय के लिए आपको कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, इन सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे। न सिर्फ आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को और आपके बाजार से रिलेटेड बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि किस तरह से आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में ग्रो कर सकते हैं और आने वाले समय में आपको इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना चाहिए। और इस खास बातचीत के लिए हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। गौरव गोयल जी इस समय हमारे साथ हैं। सर नमस्कार, पुस्तक पे बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अनिमा। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये जो टॉपिक आपने फाइनेंशियल प्लानिंग आज चूज किया है मेरे दिल के बहुत करीब है। और मेरे को लगता है कि अगर हम सब लोग राइट वे में फाइनेंशियल प्लानिंग करें, अपना इन्वेस्टमेंट्स करें, तो हमारे पैसे बनाने की, वेल्थ क्रिएट करने की अपनी लाइफ में बहुत गुंजाइशें बढ़ जाती हैं, प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती हैं। जी सर, पहला सवाल तो मेरा मार्केट से ही रिलेटेड होगा, क्योंकि जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जिन्होंने बाजार में निवेश किया हुआ है, म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया हुआ है। ऐसे में बाजार के ऊपर एक आउटलुक आना तो बेहद जरूरी है। और इस समय जो बाजार में वॉलेटिलिटी है, जो मार्केट क्रैश अभी हाल ही में हमने देखा है, लगातार बाजार संभलने की कोशिश करता है, फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि उतार चढ़ाव बढ़ने लगता है मार्केट में। रनिंग करेक्शन मान के चले, अभी जो क्रैश हुआ बाजार में, जो निफ्टी टूटा, बैंक निफ्टी में गिरावट आई, या फिर कोई सीरियस प्रॉब्लम को देख रहे हैं आगे? सो अनिमा, इसको मैं क्रैश तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। हम्म। अगर हम सब ध्यान दें तो निफ्टी का ऑल टाइम हाई इज 26,200 लेवल्स। हम्म। और अभी हम वी आर क्लोज टू 25,000 लेवल्स, 24 समथिंग, 800 900 के आसपास में हम लोग चल रहे हैं। तो हम्म। अगर आप इसे हम लोग क्रैश बोलें, 1,000 पॉइंट करेक्शन विच इज हार्डली फ्यू परसेंटेज पॉइंट्स, तो ये तो मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। इसे मार्केट में देखिए, उतार चढ़ाव लाजमी है। आएगा, उतार भी आएगा, चढ़ाव भी आएगा। दो हम्म। तीन परसेंट करेक्शन या 4% करेक्शन कुछ भी मायने नहीं रखता है। क्रैश होता है जब लेट्स से 20 25 30% मे बी मोर ऑल्सो। मैंने अपनी लाइफ टाइम में क्रैशेस देखे हैं जहाँ पे मार्केट 58 60% करेक्ट हुआ है। और हाल ही के कुछ साल पहले अगर हम लोग देखें, कोविड टाइम में, तो वहां पे भी अच्छा खासा करेक्शन हुआ था। मार्केट हम्म। 15,000 लेवल से ऑलमोस्ट 7,400 लेवल, 7,400 लेवल्स पे आ गया निफ्टी 5 years बैक। जी। अगर आपको याद होगा, 2020 की बात है। हम्म। एंड 5 साल में फिर वहां से 7,500 से आज हम लोग इट टच्ड एन ऑल टाइम हाई ऑफ 26,200। और ये मामूली सी गिरावट कहेंगे। और ये जो है ना, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कि पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पूरा सिस्टम है ये, कि हम्म। मार्केट में करेक्शन। अगर मार्केट एक तरफा बढ़ेगा और एक तरफा घटेगा, उसमें मेरे को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहां पे जो है फिर एक्सेसेस हो जाती हैं। यानी हम्म। कि जो जरूरत से ज्यादा गिरना, जरूरत से ज्यादा बढ़ना, और जो अर्निंग्स को जस्टिफाई नहीं करता है, दैट इज समवेयर प्रॉब्लमैटिक। दिस करेक्शन इज हार्डली एनीथिंग। और ये तो आने वाले समय में आएगा, और आएंगे, कई बार करेक्शन आएंगे, मार्केट बढ़ेंगे। हम्म। ये मार्केट की अनिमा, ये नियति है, ये मार्केट, दिस इज हाउ मार्केट शुड बिहेव। सो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस करेक्शन से। इनफैक्ट अगर हम देखें तो निफ्टी की अब करंट वैल्यूएशन इज स्लाइटली लेस देन 22 प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे। अगर हम हम्म। देखें स्लाइटली लेस देन 22, तो ये थोड़ा सा पहले कुछ ज्यादा हो गया था। अगर आप देखें, जब 26,000 के लेवल पे पहुंचा था, तो ये बहुत ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, जिसकी वजह से हम ग्लोबल पीयर्स के मुकाबले अनकॉम्पिटिटिव होते जा रहे थे। मेरे को लगता है कि जैसे जैसे अर्निंग्स आएंगी, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि थर्ड क्वार्टर से अर्निंग्स अच्छी आएंगी, तो प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स जो हैं, और टाइम के साथ ये अपने आप ही प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स काफी रीजनेबल हो जाएंगे। और ओवरऑल अगर आप देखें अनिमा, तो इंडिया से ज्यादा यस। अट्रैक्टिव इकोनॉमीज पूरे दुनिया में ढूंढना मुश्किल है। तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। आई वेलकम दिस करेक्शन बिकॉज इट मेक्स अस लॉट मोर रीजनेबल। बिल्कुल। सर, मार्केट करेक्शन हम बहुत बार देख चुके हैं, लेकिन एक सवाल जो हमेशा रहता है निवेशकों के मन में, हमारे जो दर्शक हैं उनके मन में भी,
इन्वेस्टर्स को क्या अब फंड इन्वेस्टमेंट्स अपने चेंज करने चाहिए? एक बाजार में जब डाउनटर्न आता है, एक बाजार में जब उतार चढ़ाव आता है, खासतौर से जब बाजार में गिरावट हो रही होती है, और इक्विटी फंड्स में ज्यादातर लोगों का निवेश होता है, क्योंकि इक्विटी फंड्स रिटर्न भी उस तरीके से देते हैं जो लोगों के फाइनेंशियल प्लानिंग गोल्स को जल्दी फुलफिल करने की कोशिश होती है, वो इक्विटी में ज्यादा, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा पैसे लगाते हैं। तो ऐसे में अगर आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी फंड्स हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या पोर्टफोलियो को चेंज करने का समय होता है ये? सो अनिमा, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग जब हम करते हैं फॉर इन्वेस्टर्स, हम्म। स्पेकुलेटर्स की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे, इन्वेस्टर्स की बात करेंगे जो अपना लंबी अवधि के लिए अपना निवेश करते हैं, और मार्केट में सिर्फ एक्विटीज नहीं होती है, जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेट भी होता है, इक्विटी भी होता है, फिक्स्ड इनकम वगैरह, और कुछ ऐसे फंड्स भी होते हैं, कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स भी होते हैं जो बोथ इक्विटीज एंड फिक्स्ड इनकम को मिक्स करके बनाए जाते हैं। तो हम्म। ये बात, जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है, तो सबसे पहली बात है अनिमा, हमें पैनिक नहीं करना चाहिए, और इस पैनिक को समझने के लिए हमें अपना रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी जानना बहुत जरूरी होता है। देर आर इंस्ट्रूमेंट्स जिसके थ्रू हम अपना रिस्क एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारे अंदर रिस्क लेने की कितनी क्षमता है, और इस चीज को एक इन्वेस्टर को भली भांति समझना चाहिए कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं, पैनिक में हम कैसा रिएक्ट करेंगे, मार्केट गिरेगा तो अचानक हमारी क्या स्थिति होगी, क्या हम परेशान तो नहीं होंगे। तो ये सब चीजें समझना जरूरी है। ये इसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे एक रिस्क प्रोफाइलिंग क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो उसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कस्टमर का रिस्क प्रोफाइल कैसा है, क्या वो ज्यादा रिस्क ले सकता है या कम रिस्क ले सकता है, और उसी के अनुपात में या प्रपोर्शन में अनिमा, हमें अपना एक पोर्टफोलियो डिजाइन करना चाहिए। रिस्क के हिसाब से ही हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग लो रिस्क टेकर हैं और हमारा इन्वेस्टमेंट इक्विटीज में 80-90% है। अगर हम इतना ज्यादा रखेंगे तो मार्केट में तो उतार चढ़ाव आएगा, हम टॉलरेट ही नहीं कर पाएंगे मार्केट के करेक्शंस को। इसी तरह से अगर आप हाई रिस्क टेकर हैं और आपका इन्वेस्टमेंट्स इक्विटीज में हाई रिस्क प्रोडक्ट्स में नहीं है, तो आप अपने रिटर्न से कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो पे 6-7% का रिटर्न मिल रहा है और आपकी क्षमता रिस्क लेने की ज्यादा है, और आपको उतना रिटर्न नहीं मिल पा रहा है पोर्टफोलियो में, तो आप हमेशा ही डिप्राइव्ड रहेंगे अपने रिटर्न्स को लेके, आपको अच्छा नहीं लगेगा उस सिचुएशन में। तो ये बात बहुत समझने की जरूरत है इन्वेस्टर्स को। और इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपको कोई आपने इस तरह की एक्सरसाइज नहीं करी है, तो मे बी आप किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करके इस तरह की एक्सरसाइज कुछ जरूर करिए। ये आपको अपने आप को समझने के लिए बहुत जरूरी है एज एन इन्वेस्टर। लंबे अवधि के निवेशकों के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। तो एक अनिमस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम मार्केट में करेक्शन होता है तो हमें मार्केट में अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं। मैं तो हमेशा पॉजिटिवली देखता हूँ, और इसलिए देखता हूँ, उसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है। जो चीज आप खरीदना चाहते हैं बाजार में, और आपको वो चीज मार्केट गिरने पर सस्ते में मिल रही है, तो नेचुरली आपका फायदा है। ये बनिया थिंकिंग कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई कंपनी है XYZ, और XYZ को मैं बहुत लंबे समय से खरीद रहा हूँ, खरीदना चाह रहा हूँ, लेकिन वो मेरे को हमेशा से महंगी लगती है, और अचानक मार्केट में करेक्शन आता है, या आप जैसे क्रैश कह रहे हैं, क्रैश आता है, तो वो चीज 100 रुपए की बजाय अगर मुझे 75 रुपए में मिल रही है, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू बाय दिस। एंड क्योंकि मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं आज खरीद के और मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कल बेचने के लिए। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर आपको सस्ते में कोई चीज मिल रही है और आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, तो नथिंग लाइक इट, मैं तो वेलकम करता हूँ इस करेक्शन को। जी सर, ये तो जरूर बात हो रही है कि अगर आपका ऑलरेडी पोर्टफोलियो बना हुआ है तो आपको ऐसे समय में क्या कुछ करना चाहिए, रिस्क प्रोफाइल को कैसे अपने एनालाइज करना चाहिए। लेकिन एक सवाल उनके लिए जो अब इस बाजार की तरफ ज्यादा जागरूक हो चुके हैं, ज्यादा अवेयर हो चुके हैं और इस बाजार में एंट्री लेना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके के उतार चढ़ाव से
ये निवेशक डरते हैं। और जब हम बात करते हैं, एक बहुत कॉमन सा टर्म होता है कि सीधे बाजार में एंट्री ना लेकर के थोड़ा जिनको सेफ गेम खेलना होता है, वो कोशिश करते हैं कि चलिए म्यूचुअल फंड्स में चले जाते हैं। मतलब एक एक जो नोशन है कि म्यूचुअल फंड सही है, वो हमने और आपने इतना अपने अंदर ढाल लिया है कि हम इस चीज को मानने लगे हैं शायद। पर सवाल ये कि कौन से म्यूचुअल फंड सही हैं उनके लिए जो बाजार में अब एंट्री करना चाह रहे हैं, उनके लिए जो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को इस बाजार के जरिए पूरा करना चाहते हैं, उनके लिए क्या जरूरी है, कौन से म्यूचुअल फंड सही रहेंगे, और वॉलेटाइल मार्केट्स के दौरान उनको किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए। सो अगेन अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन अनिमा। मैं आपको तारीफ करना चाहता हूँ कि आप बहुत बढ़िया क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ये जो है, देखिए, सबसे पहले जब भी हम पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हम लोग जो है रिस्क प्रोफाइल का ध्यान रखते हैं, जैसे मैंने हम्म। बोला आपको। तो अगर कोई क्लाइंट किसी का बैलेंस रिस्क प्रोफाइल है, और तो उसकी एक हम लोग एक परसेंटेज डिफाइन करते हैं कि वो कितना रिस्क परसेंटेज में उसे अपना, लेट्स अज्यूम उसका 100 रुपए की टोटल वेल्थ है, जो इन्वेस्टमेंट वेल्थ है, और हम्म। उसमें से वो 50% वो हाई रिस्क प्रोडक्ट्स में डालेगा और 50% लो रिस्क प्रोडक्ट्स में डालेगा। लो लो रिस्क प्रोडक्ट्स हो गए जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, या फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो गया, या आपका सेविंग्स में पड़ा हुआ है पैसा। और हम्म। हाई रिस्क हो गया जैसे इक्विटीज हो गया, या इस तरह के तमाम हाई रिस्क प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे एआईएफ्स होते हैं, पीएमएस होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जब हम रेशियो डिफाइन कर देते हैं, तो कोई भी इन्वेस्टर के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि वो इस रेशियो पे स्टिक करे। अगर उसने 50-50 का डिसीजन लिया है, या उसका रिस्क प्रोफाइल कहता है कि उसका 50 इक्विटीज में होना चाहिए, 50 लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में होना चाहिए, तो इस प्रपोर्शन को, इस रेशियो को उसे ब्रीच नहीं करना चाहिए। तो जब आप अपना पोर्टफोलियो बना भी रहे हैं, तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि हम इस रेशियो पे स्टिक करें। अम, अ, तो ये बहुत सिंपल सी सिचुएशन है, लेकिन इसे करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है अनिमा, जो लो रिस्क इन्वेस्टर्स हैं, मान लीजिए उनका रेशियो 20:80 है, तो उनका 20 फिक्स इनकम में आना, 20 हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में आना चाहिए, और 20 जो है, 20 हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में जाना चाहिए, 80 लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में जाना चाहिए। तो 80, हम्म। अगर आप इसको ब्रीच कर देंगे और मार्केट में गिरावट आएगी, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसी तरह से जब मार्केट में नए इन्वेस्टर्स आते हैं, उनके लिए ये मालूम करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो कैसे अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करें। तो सबसे पहले वो रिस्क प्रोफाइलिंग एक्सरसाइज करें, और हम्म। उसके बाद अपना रेशियो डिफाइन करके उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। जब मार्केट में चेंजेस आते हैं, मार्केट में इस तरह की सिचुएशन आती है कि क्रैश हो रहा है मार्केट में, हम्म। ऐसी सिचुएशन में आपको जरूर अपना परसेंटेजेस पे ध्यान रखना चाहिए। मार्केट में इक्विटी की परसेंटेज आपकी कम हो जाएगी, तो आपको उतना ही इक्विटीज में ऐड करना चाहिए। जबकि हम्म। लोगों का जनरल बिहेवियर ये होता है कि वो अपना मार्केट से इक्विटीज में से इन्वेस्टमेंट कम करना शुरू कर देते हैं। तो जी। ये चीज ध्यान रखने वाली चीज है। इसी तरह से बुलिश मार्केट में उल्टा हो जाता है कि आपका जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स का रेशियो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हम्म। आपको फिर से अपना पोर्टफोलियो में करेक्शन करके उसी पे अपनी परसेंटेज एलोकेशन को स्टिक करना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है। एक और चीज जो जरूरी है अनिमा, जब मार्केट में जैसे करेक्शन आया है, तो आप देखेंगे कि आपके पोर्टफोलियो में, मैं इक्विटी पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, तो आप हम्म। देखेंगे बहुत सारी कंपनीज जो अच्छी कंपनीज हैं, जिनको हम क्रैप बोलते हैं, हम्म। भांगर बोला जाता है, या मतलब बेकार कंपनीज होती हैं, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में बहुत सा कुछ अच्छी कंपनीज हैं, बहुत सारी बेकार कंपनीज हैं। तो वो आपके पोर्टफोलियो में आ ही जाती हैं। तो इस पोर्टफोलियो को हमें रीडिजाइन करना पड़ता है। और जब पोर्टफोलियो में से ऐसी खराब कंपनी से निकल के अच्छी कंपनीज में, जो क्वालिटी वाइज अच्छी हों, जिनके प्रमोटर्स अच्छे हों, जिनकी जिनका इकोसिस्टम अच्छा हो, उस तरह की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जी सर, एक सवाल और जरूर यहाँ पूछूंगी, क्या बिगिनर्स के लिए इक्विटी फंड्स से शुरुआत करना सही होता है, या किसी और तरीके के फंड्स में शुरुआत में पैसा लगाना ज्यादा बेहतर होगा। सो अनिमा, इक्विटी फंड्स में उतना ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जितना आपका रिस्क प्रोफाइल हम्म। अलाउ करता है। तो लेट अस अज्यूम एक बिगनर है, और उसका हमने जब रिस्क प्रोफाइलिंग एक्सरसाइज करी, तो उसके हिसाब से उसको 20% या 30% करना चाहिए उसे हम्म। इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट। तो उतना इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। पर ये है कि
आप एक ही तरह के फंड में सारे पैसे नहीं लगाने चाहिए, डिवर्सिफाई हम्म। करना चाहिए। स्टॉक, एक ही स्टॉक में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड करके अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाना चाहिए। डिवर्सिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अपने पोर्टफोलियो को आप जितना डिवर्सिफाई करेंगे, आपका उतना ही रिस्क कम हो जाएगा। जी। सेकेंडली, एक और बात कहता हूँ कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको एसआईपी जरूर करना चाहिए। सिस्टमैटिक हम्म। इन्वेस्टमेंट प्लान एक बहुत अच्छा टूल है। आप मंथली अर्न कर रहे हैं, उसमें से कुछ पोर्शन अगर आप निकाल के इन्वेस्टमेंट्स में लगाएंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एस आई पीज में आपको ये नहीं टाइम करने की जरूरत नहीं है कि आज मार्केट है, ऊपर है, नीचे है। यू कैन हम्म। इन्वेस्ट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इक्विटीज में और एस आई पीज में। और आप जो हैं उसमें आप कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आज मार्केट बढ़ गया है, आज मार्केट नीचे गिर गया है। सो दीज आर एवरग्रीन इन्वेस्टमेंट्स। जी बिल्कुल। एसआईपी बेनिफिशियल होती है लॉन्ग टर्म में, ये हम कई बार अपने एक्सपर्ट से डिस्कस भी कर चुके हैं। आपको इस बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी हम देते हैं। लेकिन एसआईपी का सर आपने नाम लिया है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है आजकल जो बहुत ज्यादा लोगों के मुंह पे छाया है, वो है माइक्रो एसआईपी का कॉन्सेप्ट। अभी जब से ये एसआईपी पॉपुलर हुई तब से ये भी लोगों को समझ में आने लगा कि अगर हम चाहे तो हम बाजार में 100 रुपए भी निवेश कर सकते हैं। लेकिन उस 100 रुपए से क्या वेल्थ जनरेट की जा सकती है, वो 100 रुपए की माइक्रो एसआईपी किस तरह के निवेशकों के लिए बेहतर है, और क्या उससे एक अच्छा कॉर्पस स्टार्ट किया बनाया जा सकता है क्या? तो अनिमा, एस आई पी की इरिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू, चाहे वो 100 रुपये हो, चाहे 500 रुपये हो, चाहे हम्म। 1000 रुपये हो, चाहे 1 लाख रुपए की एस आई पी कर रहे हो, एस आई हम्म। पी की अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर हम्म। आप इस पे डिसिप्लिन वे में लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहें, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। इसीलिए, क्योंकि जनरल पब्लिक, कॉमन पर्सन, इनफैक्ट लो इनकम अर्निंग पर्सन भी एस आई पी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसी के लिए माइक्रो एस आई पी का एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, जहाँ पे आप 100 रुपये भी इन्वेस्ट करके आप वेल्थ क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स देता हूँ अर्निमा। एक सिंपल सा स्टैटिस्टिक्स है, इसको हम लोग थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि मैं 10,000 रुपये एस आई पी का एग्जाम्पल लेके फिर हम इसे 100 पे भी करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई इंडिविजुअल, लेट अस अज्यूम, 1 लाख रुपए कमाता है और हर महीने का, और वो 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करता है हर महीने अपने उसमें से और एसआईपी में, और वो 10,000 रुपये को लगभग 20 साल तक, यानी हम्म। कि 120 इंटू 12, 240 इन्वेस्टमेंट्स करता है ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। एंड हमने देखा है कि मार्केट की एन एवरेज रिटर्न ऑफ 15% के लगभग आ जाती है हम्म। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर हम इसे 12% भी मान के कंजर्वेटिवली चलें, तो इसकी सिचुएशन 10,000 रुपये की एक एस आई पी ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स आपका 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस क्रिएट कर सकती है। तो आप अगर हम इसी को 100 रुपये कर दें 10,000 रुपये की, तो आपका 10 लाख रुपए का कॉर्पस ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स क्रिएट हो सकता है। दीज आर नॉट स्मॉल नंबर्स अर्निमा। मैंने बताया 10 लाख रुपया है, 1 करोड़ रुपया, 10 लाख रुपया, 100 100 रुपए की एस आई पी करके और 10,000 रुपये की एस आई पी करके 1 करोड़ रुपया इज अ बिग नंबर। आप इस तरह का वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो और ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप इसमें 10% का हर साल इजाफा कर लें, तो आप मान लीजिए आप अभी 10,000 रुपये की एस आई पी कर रहे हैं, और अगले साल आपकी मान लीजिए इनकम बढ़ गई और आपने 10% और एस आई पी बढ़ा दी, 10,000 की, अगले साल 11,000, 11,000 के ऊपर अगले साल 10,000 कर दी, तो आप बिलीव नहीं करेंगी, ये अमाउंट 1 करोड़ की बजाय शायद 6 साढ़े 6 करोड़ का हो सकता है। मतलब हम्म। एस आई पी का ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट होता है। कंपाउंडिंग मतलब मनी जो है, 1 रुपए का 2 रुपया, 2 रुपए का 4 रुपए, इट इट मूव्स इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इन मेनी वेज। तो ये हम्म। जो है एक मिरेकल की तरह होता है, और ये इसका फायदा हमें तभी पता चलता है जब टाइम पीरियड पूरा कंप्लीट हो जाता है। 20 साल जब पूरे हो जाएंगे आपके, लंबे अवधि के लिए आपने रखा, तो आप देखेंगे सडनली पैसा बहुत बड़ा हो गया। तो लोग इस चीज को रियलाइज नहीं कर पाते हैं, बट एस आई पी इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट
चाहे वो 100 रुपए की SIP हो, चाहे 1 लाख रुपए की, चाहे SIP हो, चाहे 10,000 रुपए की SIP हो, ये जरूर करना चाहिए। एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा मैं यहाँ पे कि ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं, इक्विटीज में कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे जा सकता है। ये मैंने जी जो आपको नंबर्स दिए हैं एस्टिमेट्स हैं, ये जी नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं है कि ये इतना ही हो जाएगा, हो सकता है कम ज्यादा भी हो सकता है। तो अपने रिस्क क्षमता के अनुसार ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट SIP इज अ गुड टूल टू इन्वेस्ट इन वाया इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, और आप इसमें मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पिंच नहीं होता। जी। या सर, SIP के बारे में आपने बताया कि हम कैसे स्टेप अप SIP करके अपने इन्वेस्टमेंट को और बेहतर करेक्ट। बना सकते हैं, और आने वाले समय में किस तरीके से एक अच्छा वेल्थ जनरेशन हो सकता है हमारे पास। लेकिन जिस तरीके से हम अपनी SIP या इनकम को देख रहे हैं, उसी तरीके से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता सर महंगाई को, इन्फ्लेशन को। और क्या आज के समय की ये जो हम 1 करोड़ या 10 लाख की बात करते हैं, वो आने वाले समय में उतनी ही वैल्यू रह जाएगी? ये इन्फ्लेशन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा निर्भर करता है। ऐसे में सवाल ये कि अगर कोई शख्स आज अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहा है, आगे के समय के लिए, अपने रिटायरमेंट के बाद के खर्चों के लिए प्लानिंग कर रहा है, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए, उसको क्या अप्रोच लेना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को लेकर के, अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के? सो रिटायरमेंट प्लानिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है अनिमा, और मैं आपके दर्शकों को ये कहना चाहूंगा, वो जितना जल्दी अपना रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग शुरू कर दें, उनके लिए उतना ही बेनिफिट रहेगा, उनकी उतनी ही वेल्थ एक्यूमुलेट हो जाएगी, और आप अपने रिटायरमेंट को उतने ही अच्छे ढंग से, गुड कॉन्सेप्ट, लेकिन इसको करना थोड़ा मुश्किल होता है अपने आप। करना और भी मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे आपने कहा, इन्फ्लेशन या हम्म महंगाई जिसे कहते हैं, वो अपने आप में एक दीमक की तरह होती है, जो आपके पैसे को, 100 रुपए की वैल्यू आपकी अगले साल, क्योंकि महंगाई बढ़ गई तो उसकी जो परचेजिंग पावर है वो अगले साल शायद 95 रुपीज की रह जाएगी, 95 से, और शायद उससे अगले साल में भी 90 रुपीज की रह जाएगी। इस तरह से आप जो 100 रुपए में जितना सामान आज खरीद सकते हो, वो अगले साल 95 रुपीज में 95 रुपीज का ही सामान खरीद पाओगे अगले साल उस समय। तो ये चीज जो है, ये बहुत मायने वाली बात है। आपका मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया, आप 50 साल के हैं, और आप हम्म जो हैं 60 साल के जब होंगे, तो 1 करोड़ में आप लेट अस अज्यूम आप 1 करोड़ रुपए सोच के बैठे हैं कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए का 50 साल के हिसाब से, बट 60 साल में उसका हो सकता है उसकी वैल्यू 60-70 लाख के इक्विवेलेंट रह जाए, क्योंकि हम्म ये यहाँ पे इन्फ्लेशन प्ले आउट कर रहा है। तो जब हम रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें इन्फ्लेशन को एक तरफ उसको हमें इस तरह से प्लान करना चाहिए कि आपके नेट रिटर्न्स ओवर एंड अबव इन्फ्लेशन आए। तो अगर आपने मान लीजिए आपका आप 60 साल में रिटायर होने वाले हैं, 50 साल में आपने प्लानिंग शुरू करी, और 60 साल तक आते आते आपका जो है वो 60-70 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट रह गया 1 करोड़ का। तो हमें कुछ इस तरह से प्लान करना चाहिए कि आपके जो रिटर्न्स हैं वो इन्फ्लेशन से ज्यादा हों। हम्म जब आपके इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न्स होंगे, तभी आपका पैसा ग्रो कर पाएगा, वरना एक्चुअली उसकी पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है। तो ये आपने बहुत अच्छी चीज पूछी है, क्योंकि इन्फ्लेशन, जैसे मैंने आपको बताया, एक टर्माइट या दीमक की तरह होता है, और ये पैसे को कम करता जाता है। तो इसीलिए एक कंपोनेंट हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट का होता है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो हाई रिटर्न्स भी प्रोवाइड करता है। इसलिए यूजुअली हम लोग कहते हैं कि वाला कंपोनेंट को भी आप नजरअंदाज मत करिए, इवन इफ यू आर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, हम्म क्योंकि आपको वहां से आपके रिटर्न्स में इजाफा तभी हो पाएगा जब आपका रिटर्न इन्फ्लेशन से ज्यादा हो। जी तो ये एक एक्चुअली इस चीज को अर्निमा, जैसे अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आएंगी, तो ये एक 2 मिनट का कॉन्सेप्ट नहीं है कि जहाँ पे हम्म हम लोग आपके लिए कर सकते हैं, लेकिन ये मूल मंत्र हैं कि आपका जो रिटर्न्स होना चाहिए, उस चीज को आपका इन्फ्लेशन से ज्यादा होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आज की डेट में अगर आपका घर का खर्च मान लीजिए 1.5 लाख रुपए में चलता है महीने का, तो हम्म हो सकता है आपको आने वाले समय में 10 साल बाद आपको 2.5 लाख रुपए चाहिए आपको चलाने के लिए। तो हम्म हैव यू प्लान्ड फॉर दैट 2.5 लाख रुपीज?
आप उस समय रिटायर भी हो चुके होंगे। ऐसी सिचुएशन में आपके पास अपने पैसे से ही कमाने का जरिया है, आपको उसमें से विड्रॉ भी करना है और आपका पैसा ग्रो भी करना चाहिए। हो सकता है जब तक आप रिटायर करें तब तक आपको एक आपकी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा हो जाना चाहिए ताकि आपको विड्रॉ करते समय कोई प्रॉब्लम ना आए। जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक की इंडिविजुअल रिटायरमेंट प्लानिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हम्म। तो किसी को 50 लाख रुपए चाहिए साल के, किसी को 5 लाख रुपए में काम चल जाता है, तो प्लानिंग अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स की भी प्लानिंग करी जाती है। किसी की हम्म। मेडिकल रिक्वायरमेंट आ गई, कोई और बच्चों की शादी है, एजुकेशन है, उन सब हम्म। का भी फैक्टर्स, या आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो इन सब चीजों का भी रिटायरमेंट प्लानिंग में खासा ख्याल रखा जी। जाता है। बट अगेन, इन्फ्लेशन सब चीजों को इम्पैक्ट करता है आने में, हम्म। including your travel, including your educational expenses, including your hospital expenses. So इन सब चीजों के लिए इसमें अकाउंट फॉर किया जाता है। जी। इस समय सर एक टॉक ऑफ द टाउन अगर मैं बोलूं तो शायद ये गलत नहीं होगा, बहुत चर्चा में है जियो ब्लैक रॉक का फंड। जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड, जब से बाजार में इसकी चर्चा शुरू हुई है, बहुत लोगों के अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी भी है। निवेशक को के लिए क्या एक नया बड़ा ऑप्शन है जियो ब्लैक रॉक का म्यूचुअल फंड? कौन से निवेशक इससे ज्यादा बेनिफिट कर सकते हैं, ज्यादा फायदा हो सकता है किस तरह के निवेशकों को? और बेसिकली इसके बारे में इन्वेस्टर्स को क्या पता होना चाहिए, क्या है ये जियो ब्लैक रॉक का म्यूचुअल फंड, इसके आने से क्या फायदा है? सो अनिमा, आपको याद होगा जियो टेलीकॉम सेक्टर में आया था जी। और उसने पूरा रिवोल्यूशनाइज कर दिया था टेलीकॉम सेक्टर। इसी तरह से कुछ कोशिश है कि आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में या एएमसी सेगमेंट में वहां पर हम्म। एक कुछ रिवोल्यूशनरी करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। जियो ब्लैक रॉक दो कंपनीज के मिक्स से बना हुआ है। एक ब्लैक रॉक है जो दुनिया की वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट असेट मैनेजमेंट कंपनी, जी। और दूसरी तरफ जियो है जो ये एनबीएफसी बन के, और इन्होंने अब पूरे इंडिया में एक तरीके से अपने टेलीकॉम नेटवर्क की वजह से ये बहुत सारे कस्टमर से जुड़े हुए हैं। तो ये जो हम्म। मिक्स हुआ है जियो और ब्लैक रॉक का, और ब्लैक रॉक हमेशा से जानी जाती है अपने प्रोडक्ट्स के इनोवेशन के लिए, नए नए चीजें लाते हैं, बहुत सारा असेट्स मैनेज करते हैं। इनका एक प्लेटफॉर्म है, उसे अलादीन बोलते हैं। तो हम्म। अलादीन जो है एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, और इससे वो मतलब जो ये प्लेटफॉर्म पे अलादीन के थ्रू दे पाते हैं, तो बहुत ही कमाल के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक तरफ ब्लैक रॉक जिसकी फंड मैनेजमेंट और असेट मैनेजमेंट में बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, और दूसरी तरफ जियो जहाँ पे हम्म। उनका नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ऐसे सिचुएशन में जब ये दोनों मिलके आ रहे हैं, तो आप हम्म। देखेंगे आने वाले समय में इस क्षेत्र में आप देखेंगे कुछ रेवोल्यूशनरी हो सकता है। तो आई एम क्वाइट पॉजिटिव अबाउट इट। एंड व्हाई? बिकॉज ये लोग जो प्रोडक्ट्स ला रहे हैं ये बहुत ही एक्सट्रीमली कॉस्ट कॉम्पिटिटिव होने वाले हैं, और काफी हद तक इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आएंगे जिसकी रीच छोटे से छोटे कस्टमर तक पहुंच सकती है। और इनका हम्म। जो प्लेटफॉर्म है, जो जियो ब्लैक रॉक का प्लेटफॉर्म आप सामने सामने आएगा, जब इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो देखेंगे कि उनको वो सब चीजें मिल रही हैं शायद जो अभी और ट्रेडिशनल कंपनी से नहीं मिल पा रही हैं। तो हम्म। ये मेरे को लगता है आने वाले समय में अगर ये लोग ठीक से इम्प्लीमेंट करें जियो और ब्लैक रॉक, दिस हम्म। कैन चेंज द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिंग इन इंडिया। और जो कॉमन आदमी है, छोटे शहरों में रहने वाला, बड़े शहरों में रहने वाला, ये सब इसके साथ जुड़ सकते हैं। और इस माध्यम से जुड़ने के बाद आप देखेंगे कि इंडिया में स्वीपिंग चेंजेस हो सकते हैं इन इन वर्ल्ड्स ऑफ इन्वेस्टिंग। तो मेरे को लगता है कि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, टाई अप बहुत अच्छा है, दो लीडिंग कंपनीज के बीच में टाई अप है। और ये काफी हद तक आप इस तरह की कंपनीज और भी देखेंगे आने वाले समय में। एंड हम्म। एक समय था जब यूएस में भी कॉमन आदमी इक्विटीज में जुड़ा था, और फिर वहाँ का इक्विटीज का लैंडस्केप चेंज हो गया था। इसी तरह से इंडिया में भी ऐसे ही होने वाला है, एंड जियो ब्लैक रॉक कैन प्ले अ मेजर रोल इन दिस। हम्म।
एक और सर न्यूज बेस्ड सवाल जरूर पूछूंगी, क्योंकि ये हमारे निवेशकों को डायरेक्ट प्रभावित करता है। अ, खबर आई थी अभी हाल ही में कि बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में ये खबर थी। म्यूचुअल फंड्स ने अपना स्टेक बढ़ा दिया 45% छोटी कंपनियों में। 43 से 45% के बीच की ये बढ़ोतरी हुई है। छोटी कंपनियों में म्यूचुअल फंड ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। लार्ज कैप स्टॉक्स क्या अब ओवर वैल्यूड लगने लगे, अनअट्रैक्टिव हो गए, या स्मॉल कैप फंड्स जो हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स जो हैं, उन वो म्यूचुअल फंड्स को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं? क्योंकि हाल ही में जब हमने बाजार में देखा था तो मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत उथल पुथल थी। सब एक्सपर्ट्स जितने भी एनालिस्ट थे वो निवेशकों को सलाह दे रहे थे फिलहाल दूरी बना करके चलिए। और अब म्यूचुअल फंड्स खुद इंटरेस्टेड हैं स्मॉल कैप यानी छोटी कंपनियों में पैसा लगाने में। हालांकि अगर लार्ज कैप के ऊपर देखें तो बहुत ज्यादा गिरावट नहीं करी है, पर लार्ज कैप से थोड़ा बहुत पैसा निकाल करके अब स्मॉल कैप में आ गए हैं। कैसे देखें इसको? बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स में जो आया है, बढ़ोतरी जो हुई है 43 to 45% की। सो अर्निमा, ये हमेशा से एक इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें अपना पैसा। हम्म। लार्ज कैप में करें, मिड कैप में करें, स्मॉल कैप में करें। तो इसका रीजन मैं थोड़ा प्रैक्टिकल वे में आपको बताना चाहूंगा। आज की डेट में लार्ज कैप जो इंडेक्स है, मान लीजिए निफ्टी 50, तो हम्म। वो जो है उसका प्राइस अर्निंग मल्टीपल मैंने आपको पहले भी बताया, इट्स मूविंग समवेयर अराउंड 22, और फॉरवर्ड जी। मल्टीपल्स में नीचे आ जाता है, विच मेक्स इट रीजनेबली वैल्यूड। हम्म। एट द सेम टाइम मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो 32 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे दोनों ट्रेड कर रहे हैं इस समय। सो हम्म। एक तरफ 22 पे ट्रेड कर रहे हैं, एक तरफ 32 पे कर रहे हैं। हम्म। सो व्हाई म्यूचुअल फंड्स आर शिफ्टिंग फ्रॉम लार्ज कैप टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप इज नॉट रियली बिकॉज ऑफ वैल्यूएशंस। ये हम्म। वैल्यूएशंस तो लार्ज कैप के ज्यादा अट्रैक्टिव हैं कंपेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप, ये बात बहुत क्लियर है। लेकिन और मिड कैप और स्मॉल कैप में वैल्यूएशन वाइज करेक्शन होने की भी जरूरत है। बट हम्म। प्राइस अर्निंग मल्टीपल की जब हम बात करते हैं तो लोअर डिनोमिनेटर इज अर्निंग्स, और जितनी ज्यादा अर्निंग्स होगी तो प्राइस अर्निंग मल्टीपल अपने आप कम होता जाएगा। और हम्म। हम क्या हमें क्या उम्मीद है कि आने वाले समय में मे बी इवन इन दिस क्वार्टर अगर आप देखेंगे कि प्राइस अर्निंग, ये अर्निंग्स जो हैं मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज की लार्ज कैप कंपनीज के मुकाबले ज्यादा अच्छी अर्निंग्स हो, तो हम्म। ये जिसकी वजह से इनका प्राइस अर्निंग मल्टीपल में अच्छा ड्रॉप आ सकता है, या हम्म। फिर इनमें बढ़ने की गुंजाइश ज्यादा है। दैट इज वाई म्यूचुअल फंड्स एंड अदर स्मार्ट इन्वेस्टर्स आर प्रोबेबली मूविंग अवे फ्रॉम लार्ज कैप टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। लार्ज कैप और मिड लार्ज कैप से निवेशक मूव करके या फंड मैनेजर्स मूव करके मिड कैप और स्मॉल कैप में इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां पे अर्निंग्स का पोटेंशियल ज्यादा लग रहा है इस समय। सो दैट हम्म। इज द मेन रीजन व्हाई पीपल आर शिफ्टिंग टू मिड एंड स्मॉल कैप। हैविंग सेड दैट, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में आपको एक अच्छी रिसर्च करने की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें सारी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा पब्लिक नहीं होती है। तो हम्म। एक आम निवेशक जब फंड के माध्यम से जा रहा है तो ऑब्वियसली वो फंड मैनेजर के ऊपर काफी कुछ छोड़ देता है। फंड हम्म। मैनेजर अपने आप डिसाइड करता है कि उसे किस स्टॉक में जाना है, किस स्टॉक में नहीं जाना है। लार्ज कैप में जनरली बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है पब्लिकली, तो हम्म। वहां पे वो अपने आप शायद काफी हद तक काफी बेटर ढंग से लार्ज कैप कंपनीज को चूज कर सकता है। तो हैविंग सेड दैट, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप में मूवमेंट लार्जली बिकॉज ऑफ अर्निंग्स की वजह से हो रहा है। पोटेंशियल ऑफ अर्निंग्स इज बेटर इन मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज, वहां पे ज्यादा अर्निंग्स की गुंजाइश है, इसलिए मूवमेंट हो रहा है। करेक्शन तीनों जगह हुआ है, लार्ज कैप में हम्म। भी हुआ है, मिड कैप में भी हुआ है, स्मॉल कैप में भी हुआ है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। आपके निवेशकों के लिए मेरी ये राय रहेगी कि अपना पोर्टफोलियो एक जगह कॉन्सेंट्रेट मत करें। तो हम्म। मेरे ख्याल से उनका लेट से 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए है, तो वो अपना 40% लार्ज कैप में रखें, 30% मिड कैप में और 30% स्मॉल कैप में रखें। वहां पे अगर आप फंड्स के माध्यम से करना चाहते हैं तो दो तीन फंड लार्ज कैप में चूज करें, एक दो फंड मिड कैप में करें, एक दो फंड स्मॉल कैप में करें, और इस हम्म। तरह से एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का निर्माण करें। आई थिंक इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी।
सर यहाँ पे एक सवाल और इसी सवाल से रिलेटेड मैं लूंगी। स्मॉल कैप में कई निवेशकों को ऐसा तो नहीं है कि फोमो होने लगेगा, मौका छूट तो नहीं गया है इस इंडेक्स में निवेश करने का, अभी है वैल्यूएशन जैसे कि निवेश किया जा सकता है? अर्निमा, ये ना मिड कैप, स्मॉल कैप, इवन लार्ज कैप, ये एक समुद्र की तरह है। एक हम्म। जहाँ पे आप अगर एक मग लेके जाएं और वहां से समुद्र में से एक मग पानी कोई लेके चला जाए और आप देख रहे हैं कि वो तो लेके चला गया है, और मैं रह गया हूँ पीछे, वो कुछ नहीं, क्योंकि समुद्र आगे पड़ा हुआ है। आप कितनी बाल्टियां भर के पानी ले सकते हैं उसमें। तो फोमो करने की कोई बात नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड कंपनीज। आई थिंक एक बहुत बड़ी आर्ट है, और ये आपको हमेशा, ऐसा तो नहीं है कि मार्केट हमेशा बिल्कुल एकदम से ऊपर ही भाग जाएगा, ये नहीं होगा। ना मार्केट हम्म। एकदम से नीचे जाएगा, मार्केट ऊपर जाके नीचे आके, ऊपर जाके नीचे आके, ऐसे कंसोलिडेट करके एक पैटर्न में मूव करता है, और सारे निवेशकों को चांस मिलेगा। जो लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने पहले पैसे नहीं बनाए हैं तो आगे कैसे बनेंगे, ये एक सिर्फ एक मिथ है। मिथ में आने वाले समय में मोस्ट ऑफ द रिटर्न्स आने वाले समय में ही बनेंगे। और आपकी हम्म। अगर स्ट्रैटेजी सही हुई और आपने सही ढंग से अपना इन्वेस्टमेंट को किया, तो आने वाले समय में बहुत पैसा बनेगा। इंडिया की स्टोरी अभी प्ले आउट होना बाकी है। अभी हमने मे बी 10% ग्रोथ देखी है, अभी 90% ग्रोथ और होनी है इंडिया की, और अच्छी अच्छी कंपनीज आउट परफॉर्म करेंगी इस ग्रोथ को। जी। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगले 20 साल इंडिया के लिए गोल्डन पीरियड है। आप अपना निवेश करिए, अच्छे ढंग से करिए। इंडिया से ज़्यादा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट आपको नहीं मिल पाएगी। तो प्लीज़, मैं आप सब लोगों के, आपके दर्शकों को यही कहना चाहूँगा, मैं कोई रोजी पिक्चर पेंट नहीं कर रहा हूँ, ये एक रियलिस्टिक पिक्चर है। एंड ट्रस्ट मी, मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारा पैसा बन सकता है। परेशान मत होइए, फोमो के चक्कर में, एफओएमओ के चक्कर में मत रहिए कि मैं मिस कर गया हूँ, ये कर गया हूँ। देर आर ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। सर जहां पर अपॉर्चुनिटीज की बात होती है वहां पर थ्रेट्स की भी बात होती है, और ऐसी एक खबर भी आई थी, आईईएक्स जब क्रैश करा है ये स्टॉक, तो थोड़ा डर भी बढ़ा है, और इस डर को एड्रेस करना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का इसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट रोल था, और ये इन्वेस्टर्स के भी पोर्टफोलियो पर असर डालकर गया। अगर आईईएक्स क्रैश जैसा केस बाजार में होता है, क्योंकि सवाल इसलिए क्योंकि म्यूचुअल फंड्स जो थे वो उनका एक सिग्निफिकेंट एक्सपोजर था आईएक्स में। जब हमने देखा तो उसमें कई ऐसे म्यूचुअल फंड्स थे जिनकी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट थी इस स्टॉक में। अगर ऐसा कोई केस हो जाता है जैसा आईएक्स क्रैश हुआ, तो क्या उससे नेट एसेट वैल्यू पर असर पड़ता है? क्या इससे ओवरऑल रिटर्न्स पे असर पड़ता है? इन्वेस्टर्स इस सिचुएशन में क्या फंस जाते हैं? सो अनिमा, देखिए, बिल्कुल नेट एसेट वैल्यू पे बिल्कुल फर्क पड़ता है। अगर आपके हम्म। फंड में कोई स्टॉक है जिसका लार्ज प्रोपोर्शन है, और वो क्रैश कर जाए, 30% है, आई एक से एक दिन क्रैश किया है, तो नेचुरली नेट एसेट वैल्यू पे बिल्कुल फर्क पड़ेगा। बट देखिए, इस तरह की म्यूचुअल फंड की एक खास बात क्या होती है अनिमा, कि वो एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। वो हम्म। उनके पोर्टफोलियो में कुछ में 15-20 स्टॉक, कुछ में 30-40 स्टॉक भी होते हैं, कुछ में कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज भी होते हैं, कुछ में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज भी होते हैं। हम्म। और इसलिए फंड फंड का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है अनिमा। आपको एक फंड मैनेजर को ट्रस्ट करना, जिस एएमसी का वो फंड है उसको ट्रस्ट करना, उनके प्रोसेसेस को ट्रस्ट करना, ये बहुत जरूरी होता है कि उनका एक्सपीरियंस क्या है फंड मैनेजर का, उन्होंने कौन कौन से फंड मैनेज किए हैं, उनका पहले का रिटर्न्स क्या रहा है, उनका रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, ये सब चीज़ों की स्टडी करना जरूरी है। तो जो लोग ऐसे ही इन्वेस्टमेंट कर देते हैं किसी भी फंड में, जो कोई बेचने आता है या कोई बता देता है कि ये फंड में डाल दो, ये फंड में, ऐसे नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से थोड़ी रिसर्च जरूर करनी चाहिए। और अगर आप खुद रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है, लेकिन अगर आप खुद रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं, विच इज ऑल्सो वैलिड, प्लीज टेक हेल्प फ्रॉम सम कंसल्टेंट्स। सेबी ने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स रखे हुए हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। देर आर अदर वेबसाइट्स ऑल्सो जहाँ पे कंपेरिजन होते हैं, जहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी।
हम्म। हैविंग सेड दैट, अर्निमा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट में एक्सीडेंट्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। ये होंगे एक्सीडेंट्स। आईएक्स में हुआ है, आईएक्स की न्यूज तो बहुत समय से चल रही थी, मार्केट रेगुलेटर ने बहुत पहले से कह दिया था कि कपलिंग हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में अगर आईएक्स में फिर भी करेक्शन हुआ है तो ये इट इज, पीपल शुड एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। हो सकता है फंड मैनेजर ने उस पर वाइज डिसीजन नहीं ले पाया है और उसकी कोई जी। थिंकिंग और रही है, बट इस तरह के एक्सीडेंट्स एक दो स्टॉक में, अगर आपका 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो है, एक दो स्टॉक में होंगे, और एक दो स्टॉक, चार पांच स्टॉक्स में भी ऐसे भी होंगे पोर्टफोलियो में जो आपको एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स दे दें, जहां पे रेगुलेटर की वजह से उनमें बेनिफिट भी हो जाए। तो ये सब आपको, यू हैव टू टेक इट इन योर स्ट्राइड। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने फंड मैनेजर के ऊपर, अपने फंड हाउस के ऊपर, और अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि आपका फंड फंड अच्छा काम नहीं कर रहा है, आपको पूरी लिबर्टी है कि आप अपना फंड चेंज कर सकते हैं। और दूसरी बात अनिमा, मैं ये भी बताऊंगा, इसीलिए मैंने जैसे पहले बताया था, एक तरह के फंड में अपने पैसे मत रखिए। अपने, आपके पास 100 रुपए हैं तो मे बी 5-6 फंड्स को सेलेक्ट करिए, डिफरेंट कैप्स के फंड चूज करिए और उसमें इन्वेस्ट करिए ताकि आपका रिस्क मिनिमाइज हो सके। जी। सर, लेकिन एक सवाल और आईईएक्स केस से ही रिलेटेड लूंगी कि ये जो डिसीजंस होते हैं, ये बेसिकली लेते तो फंड मैनेजर्स हैं, जैसा आपने भी कहा कि फंड मैनेजर्स के बारे में जानना और समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि हम किस फंड मैनेजर के साथ डील करने जा रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को लेकर के। लेकिन अगर उसके बाद भी कोई डिसीजन इस तरीके से स्ट्राइक बैक करता है या गलत हो जाता है, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमंस, किसी से भी हो सकता है कोई सही डिसीजन नहीं ले पाए और उसका नतीजा ऐसा कुछ निकल आया, ऐसे में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए जिससे उनका रिस्क मिनिमाइज हो जाए या इस तरीके की सिचुएशन में उनके निवेश किए हुए पैसे ना फंसे? सो अनिमा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसीलिए आपको थोड़ा सा स्टडी करने की जरूरत है। क्या ये पर्टिकुलर फंड में एक रेगुलर फीचर है कि आपका इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट हो रहा है और इस तरह के एपिसोड्स बार बार हो रहे हैं, या एक वन ऑफ है, एक एक कंपनी में हो गया, एक बार हो गया, 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में ऐसा कभी नहीं हुआ, एक बार हो गया, तो ये तो एक्सीडेंट्स है। ऐसी सिचुएशन में ये एक्सीडेंट हुआ, वन हम्म। टाइम हो गया। बट ऐसा ऐसा है कि फंड मैनेजर लगातार हाई रिस्क कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, उसके फंड्स में लगातार फीचर हो रही है कि कंपनीज, हाई रिस्क कंपनीज में इन्वेस्ट करके कंपनीज को कुछ हो जाता है, हर एक 2 साल में 2-3 घटनाएं ऐसी हो जाती हैं। तो आप प्लीज कम आउट ऑफ दिस कंपनीज, कम आउट ऑफ दिस फंड्स। ऐसा तो नहीं है कि हर फंड मैनेजर एक बराबर होगा, हर फंड मैनेजर परफॉर्म करेगा। कुछ अच्छे हम्म। फंड मैनेजर्स होते हैं, कुछ अच्छे नहीं होते हैं, कुछ अच्छी अच्छी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। हर एक के अपने प्रोसेस होते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप रिसर्च के साथ अपना इन्वेस्टमेंट हम्म। करिए। अगर आप रिसर्च के बिना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप मार्केट को अंडर परफॉर्म करेंगे। अगर मार्केट को अंडर परफॉर्म करेंगे तो हम फंड मैनेजर की किस बात की फीस देंगे? सो दैट इज माई होल पॉइंट। अगर फंड मैनेजर का काम है कि मार्केट को बीट करे, मार्केट की परफॉर्मेंस को, लेट्स से कोई ब्लू चिप फंड है, लार्ज कैप फंड है, तो उसका एम ये रहता है कि वो निफ्टी 50 को बीट करे, निफ्टी 100 को बीट करे। अगर वो फंड मैनेजर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपके इन्वेस्टर को देखना चाहिए कि क्या कौन से फंड्स हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, कौन सा फंड मैनेजर अच्छा कर रहा है, किस एमसी में दम है, उसी के हिसाब से इन्वेस्ट करिए। तो ये तो एक रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए, हर इन्वेस्टर को करना चाहिए, अपने फंड हाउसेस पे ध्यान देना चाहिए। एक एक मैं आपको खास एग्जांपल देता हूँ, मतलब इस संदर्भ में बताना चाहता हूँ। तो लेट अस अज्यूम कोई फंड है आपका, उसने एक पर्टिकुलर साल में 20% रिटर्न दिया है। तो हो हम्म। सकता है बहुत से लोग बहुत खुश हो जाएं, लेकिन मार्केट ने अगर 25% का रिटर्न दिया है और बाकी फंड्स कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने 30% का रिटर्न दिया है, और हम्म। ये फंड कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है मार्केट से, देन 18% इज नॉट अ गुड रिटर्न। तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक कॉल लेनी पड़ेगी। और इसका उल्टा एग्जाम्पल ये है कि लेट अस अज्यूम किसी साल में मार्केट गिर गया 5% और आपका फंड ने +2% दिया है, तो आप सोचेंगे यार मेरे को तो मार्केट में +2% ही मिला है, तो मेरा फायदा क्या हुआ, ये तो सेविंग से भी कम रिटर्न है। बट आप देखेंगे तो मार्केट ने 5% नेगेटिव रिटर्न दिया और आपके फंड ने 2% पॉजिटिव रिटर्न दिया। टू मी दैट इज एन एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। हम्म। तो ये इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। मार्केट
वन वे स्ट्रीट नहीं होते हैं, मार्केट पर नीचे जाते रहते हैं। आपको स्टडी करना पड़ता है कि फंड मैनेजर कैसा परफॉर्म कर रहा, और मोर इम्पोर्टेंटली उनका रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, क्या वो रिस्क को किस तरह से। मैं आईएक्स इज अ रिस्क, इट वाज अ हाई रिस्क कंपनी, प्रॉब्ली मेनी पीपल न्यू इट। तो वो फंड मैनेजर उस रिस्क को क्या कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या वो पहले से जानकारी दे रहे थे कि हम अपने पोर्टफोलियो में हाई रिस्क कंपनीज को ले रहे हैं जिससे हमारा रिटर्न ज्यादा पड़ जाए, क्या वो एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए सूट करता था वो फंड या नहीं करता था, बिकॉज ये शायद फंड हाईली अग्रेसिव फंड था जहां पे आईएक्स में उन्होंने हाई एक्सपोजर ले रखा था। तो ये इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी रिसर्च करें, अपना ड्यू डिलिजेंस करें और अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करें। जी आई सर, होप। क्या डाइवर्सिफिकेशन इस तरीके की सिचुएशंस में हेल्प करता है? बहुत करता है अनिमा, हम्म, डाइवर्सिफिकेशन पे मैंने आपको पहले भी बताया। जी। डाइवर्सिफाई करके अपने असेट्स में, इनफैक्ट आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स में हम लोग ये कहते हैं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, हम्म, क्योंकि अगर एक एग खराब हो गया तो आपकी पूरी एग की ट्रे खराब हो जाएगी। तो इसीलिए मार्केट है ये, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम्म, आपने 10 बास्केट्स में अपना पैसा रखा हुआ है, तो हो सकता है एक बास्केट में आपका पैसा खराब हो सकता है, हम्म, लेकिन 9 बास्केट में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपने सारे के सारे पैसे एक ही बास्केट में लगा दिए और वो बास्केट खराब हो गई, तो कहीं और जाने का रास्ता ही नहीं है। तो इसलिए 10 बास्केट में अपना अपना पैसा डिवर्सिफाई करके रखिए। हम लोग तो इनफैक्ट बहुत सारे बिजनेसमैन को भी ये बोलते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं अपना सारा का सारा पैसा अपनी कंपनी में लगा देते हैं, नेचुरली सो, बट हम लोग उनसे कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा पैसा अपना निकाल के और चीजों में भी स्प्रेड करिए। इसीलिए जी। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे देखे हैं जिन्होंने अपना 95% वेल्थ में भी मोर रियल स्टेट में लगाया हुआ है। तो हम्म, हम लोग उनको ये भी कहते हैं कि ऐसा मत करिए, सारे पैसे अपने एक ही जगह में, या सारे पैसे इक्विटीज में मत लगाइए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सारा का सारा पैसा इक्विटीज में लगा देते हैं, फिर हम्म, उनके जब मार्केट नीचे गिर जाता है तो वो परेशान हो जाते हैं कि हमारा तो इतना नुकसान हो गया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कह देते हैं कि हम मार्केट में दोबारा कभी नहीं आएंगे वापस, इस चक्कर में, क्योंकि हमारा तो नुकसान हो गया। पर रादर देन ब्लेमिंग अदर्स, अगर हम अपना प्रोसेसेस को ठीक रखें और फाइनेंसेस को अच्छे ढंग से प्लान करें, विच इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, तो आई थिंक आपको पेन नहीं होगा इतना ज्यादा जितना एक्सपीरियंस करते हैं कुछ लोग। जी। गौरव जी, हमारे साथ आप जुड़े, बहुत सारे सवाल आज आपके साथ डिस्कस किए हैं, जो बाजार में खबरें चल रही हैं उनसे रिलेटेड भी, और जो निवेशकों के मन में चल रहा है उनसे रिलेटेड सवाल भी। मुझे लगता है जितने भी दर्शक हमारा ये शो देखेंगे उनको ये चीज समझ में आएगी कि म्यूचुअल फंड मार्केट में जब आप आते हो तो आपको क्या कुछ सोच करके आना चाहिए, किस रिस्क से, जैसे हम कहते हैं ना स्वॉट एनालिसिस करना, वो शायद आज इस एपिसोड में हमने थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज को तो बहुत अच्छे से समझ ही लिया है। बाजार की स्ट्रेंथ भी इसमें कहीं ना कहीं निकल करके आई है, अपॉर्चुनिटीज भी निकल करके आई है। हमारे सवालों का जवाब देने के लिए, हमें अपना समय देने के लिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। या अनिमा, मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि इक्विटी मार्केट्स खासकर और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जहाँ पे ऑपरेट करते हैं, एक हम्म, मैड हाउस की तरह होता है। और यहाँ पे अगर हम अपना बैलेंस मेंटेन करके रखें, हम इसे बोलते हैं मेथड टू मैडनेस, मैडनेस के अंदर अगर हम मेथड ढूंढ के रखें, और बिहेवियरल पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि हम मार्केट के हर सिचुएशन पे रिएक्ट ना करके अपने बिहेवियर को कंपोज करके रखें, तो हम्म, आई थिंक चांसेस ऑफ फेलियर बहुत कम हो जाते हैं और सक्सेस आपकी इनएविटेबली आपके पास आ ही जाएगी। हम्म, तो मैं आपके निवेशकों से और दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि आप मार्केट्स को मैं हमेशा से कहता हूँ कि गैम्बलिंग की प्लेस मत समझ के एक इन्वेस्टमेंट की प्लेस समझिए, और अच्छी अपनी रिसर्च करिए, लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखिए। आई थिंक यू विल इमर्ज आउट एज विनर। जी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। या थैंक यू अनिमा।